अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन जारी थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हमने कल क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट और क्लासिफिकेशन बाय नेचर, यही तो बात हुई थी नहीं, बाय फंक्शन ये भी बात हो गई थी। तीन क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट। और क्लासिफिकेशन बाय जो नेचर जो आखिरी हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पे बात की। डायरेक्ट कॉस्ट में हमने कहा था जी प्रोडक्शन कॉस्ट का एक हिस्सा जो कि पर यूनिट एक्यूरेसी से मेजर किया जा सकता है, हम उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट के एक हिस्से को हम डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट का दूसरा हिस्सा इनडायरेक्ट है और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट तो सारी की सारी इनडायरेक्ट होती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को कलेक्टिवली हम प्राइम कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को कलेक्टिवली हम ओवरहेड्स कहते हैं। और ओवरहेड्स को हम चाहे तो बाय फंक्शन मजीद इसके हिस्से कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे हिस्से हम इसके कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम छोटी सी एक्टिविटीज जरा हम क्लासिफिकेशन बाय नेचर के रेफरेंस से जरा देख लें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लास्ड एज इनडायरेक्ट लेबर? इसमें से इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है भाई? ज़हन में रखिएगा, इनडायरेक्ट लेबर पहले ज़हन में डेफिनेशन लाइए। इनडायरेक्ट लेबर कौन सी है? जिसको पर यूनिट कितनी सैलरी पे की गई ये विद एक्यूरेसी मेजर नहीं की जा सकती। विच इज इनडायरेक्ट लेबर? बी भाई, डायरेक्ट वर्कर की एक और बड़ी पहचान क्या है? एक तो है ना डायरेक्ट वर्कर की पहचान वो जिसकी सैलरी पर यूनिट मेजर की जा सके, लेकिन पर यूनिट देखो, पर यूनिट तो तब मेजर की जाएगी ना जब कोई यूनिट बनाएगा। तो क्या ये स्टोर इंचार्ज यूनिट बनाता है? आंसर इज नो। स्टोर इंचार्ज तो जिस वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसमें इन्वेंट्री कितनी रिसीव हुई, कितनी इन्वेंट्री इश्यू हुई, उसका रिकॉर्ड रख रहा है। तो पहली बात, डायरेक्ट लेबर तो प्रोडक्शन वर्कर होना चाहिए। फैक्ट्री में प्रोडक्शन वर्कर्स जो हैं वो डायरेक्ट लेबर में क्लासिफाई होते हैं। अगर हम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें, स्टोर इंचार्ज तो प्रोडक्शन वर्कर है ही नहीं, ये तो प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है। इसको जो तनख्वाह दी जाती है वो यूनिट बनाने के लिए है ही नहीं। तो जब यूनिट बनाने के लिए तनख्वाह ही नहीं दी जा रही तो पर यूनिट तनख्वाह कैसे मेजर हो सकती है? ठीक है, हाँ, ये यूनिट बनाता है। असेंबली वर्कर असेंबली में यूनिट जोड़ रहा है, ये यूनिट बनाता है। प्लास्टरर वर्कर, अब कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात यहां पे हो रही है। कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या बनाती है? घर। अब प्लास्टर करना, प्लस्तर करना दीवारों पर, यह घर बनाने का एक हिस्सा है, प्रोडक्शन का हिस्सा है। ठीक है, तो यह भी प्रोडक्शन वर्कर कहलाता है। इसी तरह यहां पे अब सर्विस फर्म की बात आ गई, अकाउंटेंसी फर्म, ऑडिट फर्म। ऑडिट फर्म क्या करती है? अब वो प्रोडक्ट नहीं बनाती, वो सर्विस देती है। वो क्या सर्विस देती है? ऑडिट सर्विस। तो ऑडिट क्लर्क या ऑडिट ट्रेनी इज अ पर्सन जो ऑडिट सर्विस देने में इन्वॉल्व है। जिस तरह यहां पे प्रोडक्ट बनाने में जो वर्कर इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट वर्कर है, इसी तरह यहां पे जो सर्विस देने में वर्कर इन्वॉल्व है वो डायरेक्ट वर्कर है। प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बनाना इदारे का काम, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस देना इदारे का काम। सो डायरेक्ट वर्कर वही होगा जो प्रोडक्शन बिजनेस में प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व है और सर्विस बिजनेस में सर्विस देने में इन्वॉल्व है। तो जो ऑडिट क्लर्क, एक अकाउंटिंग फर्म जो ऑडिट बिजनेस करती है उसमें ऑडिट क्लर्क जो है वो डायरेक्ट वर्कर समझा जाएगा क्योंकि वह सर्विस देने में इन्वॉल्व है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में वर्कर जो प्लास्टर कर रहा है, प्लस्तर कर रहा है दीवारों में, वो डायरेक्ट वर्कर समझा जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट बनाने में खुद इन्वॉल्व है, अपने हाथ से प्रोडक्ट बना रहा है। सेम गोस फॉर असेंबली वर्कर। हाँ, स्टोर असिस्टेंट ये प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, ये तो प्रोडक्ट बनाने से पहले इन्वेंट्री जो पड़ी हुई है उसका रिसीविंग और इशू का हिसाब रख रहा है, अगर रॉ मटेरियल का इंचार्ज है। और अगर फिनिश गुड स्टोर का इंचार्ज है तो फिनिश गुड में जितनी गुड्स वसूल होगी, जितनी इशू होगी, उनका हिसाब रखने में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बी इज द आंसर। इन डायरेक्ट वर्कर इसमें से बी है। मैंने ए सी डी को भी एक्सप्लेन कर दिया और बी को भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। एनी क्वेश्चन भाई?
डायरेक्ट कॉस्ट, इनमें से डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब शायद हमने भी क्लास में पढ़ा नहीं। कॉस्ट सेंटर से मुराद होता है डिपार्टमेंट। फैक्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना, मैंने कहा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है। तो कॉस्ट सेंटर का एक डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर भी कहा जाता है। कॉस्ट सेंटर के और मीनिंग भी हैं, आगे चल के कहीं मैं मजीद इलैबोरेट कर दूंगा। फिलहाल हम यहां पे लिए डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर अज्यूम करते हैं। कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द कॉस्ट सेंटर बट नॉट अ सिंगल कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट से मुराद प्रोडक्ट होती है। क्या ये डायरेक्ट कॉस्ट है? नो, बिल्कुल ठीक हो गया। कॉस्ट यूनिट से मुराद प्रोडक्ट होती है। तो इसका मतलब ये तो भाई नहीं है। कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, ऐसी कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट के ऊपर मेजर की जा सके या डिपार्टमेंट पे मेजर की जा सके। नो, अगर ये जुमला सिर्फ यहां तक होता ना तो फिर ठीक था, लेकिन उसने और के साथ डिपार्टमेंट, उसने कहा जी या डिपार्टमेंट का पता लग जाए किस डिपार्टमेंट का खर्चा है, या पता लग जाए किस प्रोडक्ट का खर्चा, दोनों सूरतों में डायरेक्ट है। तो हमने कहा जी नहीं, ऐसा नहीं है, किस यूनिट का खर्चा है ये पता लगेगा तो डायरेक्ट है। अगर यूनिट का खर्चा पता नहीं लगता तो फिर डायरेक्ट नहीं है। तो ये भी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है। ये जुमला अगर सिर्फ यहां पर खत्म हो जाता ना तो फिर मैं कहता है डायरेक्ट, ये जुमला ठीक है। कॉस्ट विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एन अकाउंटिंग पीरियड। एट्रीब्यूट से मुराद आइडेंटिफाइड ही समझो। अगर हमें पता लग जाए कॉस्ट किस पीरियड की है, क्या वो डायरेक्ट है? मतलब जनवरी के महीने का खर्चा है, फरवरी के महीने का खर्चा है? नो, ये भी नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन नहीं है। बेटा ए वाले में वो कह रहा है कि ऐसी कॉस्ट जो कि किसी डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का खर्चा है ये हमें पता लग जाए, लेकिन किस प्रोडक्ट का खर्चा ये पता ना लगे, तो ऐसी कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। तो हमने जो पढ़ा हुआ है, हमारी डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन ये है, कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल यूनिट। एक यूनिट पे कितना खर्चा लगा है। एक वर्ड यहां पे मिसिंग है, एक्यूरेसी का, चले हम उसको फिलहाल इग्नोर भी करें। कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट से मुराद प्रोडक्ट, वो कॉस्ट जो एक यूनिट पे कितना खर्चा लगा, अगर ये पता लग सकता है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। यहां पे वो कह रहा है डिपार्टमेंट पे का खर्चा कितना है, तो डायरेक्ट है, गलत। यहां पे कह रहा है प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट पे खर्चा कितना लगा पता लग गया, डायरेक्ट है, गलत है। यहां पे कह रहा है किस पीरियड, किस महीने का, किस साल का खर्चा है, तो डायरेक्ट है, गलत है। सही आंसर क्या होता अगर जुमला यहां पे रुक जाता? कॉस्ट विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल कॉस्ट यूनिट। हम कहते हैं हाँ जी ठीक है, ये डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन ठीक है। लेकिन इस केस में कोई डेफिनेशन ठीक नहीं है तीनों में से। नन ऑफ द अबव इज द आंसर। अच्छा जी, ये छोटी सी एक्टिविटी, हमें यहां पे डिफरेंट कॉस्ट दी गई हैं। हमें बताना है कि ये कॉस्ट में से डायरेक्ट कौन सी है और इनडायरेक्ट कौन सी है। और फिर अगर हम कोई कॉस्ट इनडायरेक्ट क्लासिफाई करते हैं तो उस इनडायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी बाय फंक्शन क्या है। कैटेगरी ऑफ ओवरहेड बाय फंक्शन। हमने कहा था ना इनडायरेक्ट कॉस्ट को कलेक्टिवली ओवरहेड कहते हैं, और ओवरहेड को हम बाय फंक्शन मजीद एडमिन सेलिंग में तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी, जो ओवरहेड होंगे, ओवरहेड से मुराद होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जहां पे आएगी हमें उसका फंक्शन भी बताना है। सॉल्व कीजिए इसको, अगर अपने पास किताब में, आपके पास ये प्रिंटेड है, किताब में इसको बेशक सॉल्व कर लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं आंसर इसका। प्रोडक्शन सुपरवाइजर की सैलरी इनडायरेक्ट है, और अगर ये इनडायरेक्ट है तो इसकी कैटेगरी कौन सी है?
प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है जी। अकाउंट्स मैनेजर की सैलरी इनडायरेक्ट है, और इसकी अकाउंट्स मैनेजर हमारा अकाउंट्स एंड फाइनेंस ओवरहेड में जाएगा, एडमिन में नहीं जाता। एडमिन डिपार्टमेंट लैदा होता है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट लैदा है, तो हम इसको फाइनेंस ओवरहेड लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिलीवरी वैन, सॉरी डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन इनडायरेक्ट, और डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, डिलीवरी वैन डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट इनडायरेक्ट है, और ये ओवरहेड कौन सी कैटेगरी है? प्रोडक्शन। प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर डायरेक्ट है, और यहां पे इसके लिए ये चीज नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि ये तो ओवरहेड है ही नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट है। तो जहां पे इनडायरेक्ट कॉस्ट वो ओवरहेड्स है, ओवरहेड्स है तो उसकी कैटेगरी बतानी है। जहां पे डायरेक्ट कॉस्ट, उसके लिए ये चीज नॉट एप्लीकेबल, यहां पे कोई इंफॉर्मेशन उसकी रिक्वायर्ड नहीं है। ये हमने थोड़ी सी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की डिस्कशन की। एनी क्वेश्चन? अच्छा, मैं एक और कॉस्ट यहां पे लिखता हूं, सेलिंग कमीशन ऑफ ₹5 पर यूनिट। अब ये इसमें दो राय क्यों पैदा होगी इस क्लास में? आपको क्या बताया था? क्राइटेरिया पढ़ो जाके, डायरेक्ट कॉस्ट का क्राइटेरिया खोलो किताब में। पहला जुमला शुरू कहां से हो रहा है? इट इज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो क्या ये सेलिंग कमीशन प्रोडक्शन कॉस्ट है? नो। तो क्राइटेरिया दो बताए गए थे, एक प्रोडक्शन कॉस्ट हो एंड पर यूनिट पता हो। तो यहां पे पर यूनिट तो पता है, लेकिन ये प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आपने रीडिंग करते रहनी है। ये आपके सेलिंग ओवरहेड्स हैं, आपने रीडिंग करते रहनी है। रीडिंग करते रहोगे तो बार बार आपको चांसेस हैं कि ये जो क्राइटेरिया है ये आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाएगा। एक प्रोडक्शन कॉस्ट का, दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड विद एक्यूरेसी टू द प्रोडक्ट। ये दो क्राइटेरियाज हमारे मीट होंगे। क्राइटेरिया नंबर 1, क्राइटेरिया नंबर 2, एक्यूरेटली ट्रेस होना। फिर हम कहेंगे हाँ जी ये डायरेक्ट कॉस्ट है। ये दोनों इकट्ठे मीट होने चाहिए। सेलिंग कमीशन बेशक पर यूनिट हमें पता है, बट वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है जी। एनी क्वेश्चन? डेप्रिसिएशन सारी प्लांट की डेप्रिसिएशन एडमिन में ले जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तुम टीचर पे इल्जाम लगा रहे हो अपने कि उसने तुम्हें सही नहीं पढ़ाया। मैं मान नहीं सकता कि तुम कॉस्ट ऑफ सेल्स होती। हमारा पीएनएल कैसे बनता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट। तो भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी डेप्रिसिएशन आती है, आती कि नहीं आती? तो ये कह रहा है सारी डेप्रिसिएशन एडमिन में ले जाते हैं। तुमने किसे अकाउंटिंग पढ़ी है? नाम ना लेना, चलो ऐसे टीचर का वैसे होगा। हाँ बेटा, डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में भी आती है, डेप्रिसिएशन एडमिन में भी आती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि जो फैक्ट्री में एसेट्स हैं, फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री का प्लांट, वो सारे उन सारे एसेट की डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स इज मेड अप ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल में सारी फैक्ट्री कॉस्ट आ रही होती। कॉस्ट ऑफ सेल में हमने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कॉस्ट के बाय फंक्शन हिस्से करते हैं। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट के बाय फंक्शन हिस्से करके जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाते हैं, और जो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, वो नीचे कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट में से डिडक्ट होते हैं। ठीक है। सो अब जो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है, वो कॉस्ट ऑफ सेल में ऊपर आ रही होती है। और जो हेड ऑफिस के एसेट्स हैं, जो नॉन प्रोडक्शन में एसेट यूज हो रहे हैं, उनकी डेप्रिसिएशन एडमिन सेलिंग में आ रही होती है। डेप्रिसिएशन के भी दो हिस्से होते हैं। तो ये प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन है, ये प्रोडक्शन में यूज होता है, इसलिए हमने इसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्लासिफाई किया। अगर यहां पर लिखा होता
हेड ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेशन के कंप्यूटर के एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर प्रिंटर की डेप्रिसिएशन या एडमिनिस्ट्रेशन के फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, तो उसको हम एडमिन में ले जाते हैं हम। अच्छा जी, हमारी आखिरी क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर। क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। एक है फिक्स कॉस्ट, एक है वेरिएबल कॉस्ट, एक है सेमी वेरिएबल कॉस्ट और एक है स्टेप फिक्स कॉस्ट। चारों पढ़ी मैंने कैटेगरीज। तो स्टार्टिंग विद द फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है जी? हाँ जी, सेम रहती है, मतलब हाँ, डेफिनेशन बेटा ऐसे बनती है कि वो कॉस्ट जो एक्टिविटी के बदलने से ना बदले, ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी बदलने से ना बदले, एक्टिविटी के चेंज होने से चेंज ना हो, दैट इज द फिक्स कॉस्ट। सिर्फ फिक्स कॉस्ट जो फिक्स रहती है कहना काफी नहीं है, किस वजह से, किन हालात में फिक्स रहती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। कि एक्टिविटी बदल रही है लेकिन कॉस्ट फिक्स है। अब जैसे मैं इसके लिए यहां पे एक्टिविटी का वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करूं तो प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए एक्टिविटीज मेजर्ड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, और अगर मैं सेलिंग कॉस्ट की बात करूं तो सेलिंग कॉस्ट के लिए एक्टिविटीज यूनिट सोल्ड। तो अगर प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन में उतार चढ़ाव से नहीं बदलती तो वो फिक्स कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट अगर सेल्स में उतार चढ़ाव से नहीं बदलती तो वो सेल्स की फिक्स कॉस्ट है। इसलिए हम नॉर्मली इसको एक्टिविटी से लिंक कर देते हैं, हम यूनिट प्रोड्यूस से नहीं बात करते, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट का यूनिट प्रोड्यूस से कोई ताल्लुक बनता नहीं है और प्रोडक्शन कॉस्ट का यूनिट सोल्ड से कोई ताल्लुक नहीं बनता। प्रोडक्शन कॉस्ट का यूनिट प्रोड्यूस से ताल्लुक है और सेलिंग कॉस्ट का यूनिट सोल्ड से ताल्लुक है। तो हम इसलिए बजाय इसका कहें कि प्रोडक्शन की कॉस्ट की फिक्स होने की अलामत यह है कि यूनिट्स के उतार चढ़ाव से, प्रोडक्शन के उतार चढ़ाव से ना बदले, और सेलिंग कॉस्ट के फिक्स होने की अलामत यह है कि यूनिट सेल्स के उतार चढ़ाव से ना बदले। हम एक ही बात कर देते हैं कि फिक्स कॉस्ट की अलामत यह है कि एक्टिविटी में उतार चढ़ाव से उसमें चेंज ना आए। वो प्रोडक्शन कॉस्ट है या सेलिंग कॉस्ट है। प्रोडक्शन कॉस्ट है तो प्रोडक्शन में इजाफे से, प्रोडक्शन में कमी से जो ना बदले कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट है तो सेलिंग में इजाफे से, सेलिंग में कमी से ना बदले तो वो कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, इसी के साथ हम वेरिएबल कॉस्ट को भी डिस्कस कर लें। ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन में इजाफे से बढ़ जाए, प्रोडक्शन में कमी से नीचे आ जाए, वो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। ऐसी कॉस्ट जो सेल्स में इजाफे से बढ़ जाए और सेल में कमी से कम हो जाए, वो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है। ठीक है। सो फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। इसकी एग्जांपल्स के तौर पे अगर बात करें, हमारी फैक्ट्री, फर्नीचर वर्कशॉप की मिसाल हमने ली थी। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट, अब देखो ना, ये वो खराबी है, रट्टा लगाया हुआ है, रेंट फिक्स। अगर रेंट है 5 लाख रुपए महीना और अगर रेंट है 5,000 पर यूनिट, दोनों फिक्स हैं। तो सिर्फ रेंट को नहीं याद कर लेना भाई, मैंने कल एक जुमला बोला था ना, एग्जाम्पल नहीं याद कर लेना। मैंने भी सिर्फ बताया रेंट, तो आप लोगों ने कहा सबने फिक्स है। भाई रेंट है कितना ये तो पूछो पहले। अगर मैंने कहा रेंट 5 लाख महीना है तो आपने सबने पता लग जाना चाहिए हाँ जी ये तो फिक्स है। भाई यूनिट बनाए ना बनाए में देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने कहा रेंट 1,000 रुपया पर यूनिट है तो फिर तो वेरिएबल है ना, क्योंकि एक यूनिट बनाएंगे 1,000 देंगे, 2 यूनिट बनाएंगे 2,000 देंगे, तो वेरिएबल हो गया। तो रेंट को नहीं याद रख लेना, हमने असूल याद रखना है कि भाई खर्चा प्रोडक्शन के ऊंच नीच से बदल रहा है या प्रोडक्शन के ऊंच नीच से नहीं बदल रहा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स वेरिएबल की पहचान अलग-अलग हो जाएगी। इसी तरह हमने रेंट में बात की, अगर तो 5 लाख महीना है फिक्स है, 1,000 यूनिट है वेरिएबल है। ये हमने फिक्स वेरिएबल की मिसाल यहां से पकड़ी। वेरिएबल में और मिसाल ले लेते हैं। हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन में ये लकड़ी इस्तेमाल होती है, फिक्स और वेरिएबल। प्रोडक्शन में ये लकड़ी इस्तेमाल होती है, डेस्क बनाते हैं, डेस्क में ये लकड़ी इस्तेमाल होती है, वेरिएबल, क्योंकि हर डेस्क में इजाफी लकड़ी आएगी। एक डेस्क में 100 की लगी, 2 में 200 की, 3 में 300 की, वेरिएबल है। हम प्रोडक्शन वर्कर को तनख्वाह देते हैं 500 रुपए पर यूनिट, फिक्स और वेरिएबल, वेरिएबल। हम प्रोडक्शन वर्कर के हेल्पर को तनख्वाह देते हैं 20,000 रुपए महीना, फिक्स और वेरिएबल, फिक्स। यूनिट बनाए ना बनाए 20,000 रुपए महीना देनी है, यूनिट से ताल्लुक ही नहीं है। तो जिस कॉस्ट का यूनिट से ताल्लुक नहीं है वो फिक्स है। सेल्स की तरफ अगर चल जाए, सेलिंग कॉस्ट में देखें, हमारे सेल्स के वर्कर की सैलरी है 50,000 रुपए महीना, फिक्स और वेरिएबल, फिक्स। हमारे वर्कर की सैलरी है 5 रुपए पर यूनिट कमीशन, वेरिएबल।
तो अगर कॉस्ट का ताल्लुक यूनिट से है तो वेरिएबल है, अगर कॉस्ट का ताल्लुक यूनिट से नहीं पीरियड से है, आसानी के लिए याद रख लो, यूनिट से ताल्लुक नहीं है पीरियड से ताल्लुक है, इसका मतलब यूनिट से ताल्लुक नहीं है, तो वो आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाती है। और ये हम इसको ग्राफिकली देख लें, जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ आप देखिए, आपके यूनिट 0 हैं, आपके यूनिट 10,000 हैं, आपके यूनिट 20,000 हैं, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। लेट्स अज्यूम मैंने जैसे कहा था 5 लाख किराया है आपकी फैक्ट्री का, तो जितने मर्जी यूनिट्स बनाओ किराया तो सेम है। यूनिट्स बढ़ने से आप 0 यूनिट बनाओ फिर भी किराया देना है 5 लाख, आप 10,000 यूनिट बनाओ फिर भी किराया 5 लाख देना है, आप 20,000 यूनिट बनाओगे फिर भी किराया 5 लाख ही देने हैं, किराया तो सेम है, वो तो नहीं बदलेगा। ये फिक्स कॉस्ट का टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। लेकिन फिक्स कॉस्ट के बिहेवियर की एक और अलामत होती है कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी वो कम होती जाती है। जैसे कॉस्ट जब 5 लाख की है, हमने 10,000 यूनिट्स बनाए, 5 लाख बटा 10,000, हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? 50। जब हमने 20,000 यूनिट बनाए, 5 लाख बटा 20,000, हमारी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? 25। इसी तरह अगर हम 50,000 यूनिट बना लें तो 5 लाख बटा 50,000, हमारी कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी 10। तो फिक्स कॉस्ट की दूसरी अलामत, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाती है, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो सेम है, प्रोडक्शन बढ़ती है कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होती जाती है। आप इस तरह देख सकते हो, हमने शुरू में बात की थी, आगे चल के डिटेल में डिस्कशन आएगी, लेकिन फिलहाल मैं एक थोड़ी सी अगर यहां पे रेफरेंस दे दूं आपको, हमारी अभी तक जो डिस्कशन है उसका, हमने बात की कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम कॉस्ट को कंट्रोल करना सीखते हैं। कॉस्ट को कंट्रोल करने से का मतलब है कॉस्ट को मिनिमाइज करना सीखते हैं। कॉस्ट को मिनिमाइज करने का फायदा क्या है? एक, हम कंपेटिटिव प्राइस दे पाएंगे अपने कस्टमर को, कॉस्ट हमारी जितनी कम होगी उतनी प्राइस भी हम रिड्यूस कर पाएंगे ना। और अगर हम प्राइस रिड्यूस ना भी करें, कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, दोनों सूरतों में हमारा फायदा है। कॉस्ट कम करेंगे, प्राइस कम करके ज्यादा यूनिट बेच पाएंगे, ज्यादा कस्टमर विन कर पाएंगे, वो भी फायदा है। हम प्राइस कम ना करें, कॉस्ट कम करें, सेम यूनिट्स पे सेम यूनिट बेच के मुनाफा ज्यादा कमा पाएंगे, दोनों सूरतें में कंपनी का फायदा है। तो यहां से आप चीज सीख सकते हो कि कॉस्ट कम करने का एक तरीका क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करें, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बेचने की कोशिश करें। जितने ज्यादा यूनिट्स बेचने हैं उतने ज्यादा बनाने पड़ेंगे, और जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे उतनी कॉस्ट पर यूनिट कम होती जाएगी। ये फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर है। और वेरिएबल कॉस्ट की डिस्कशन भी हम साथ साथ ही कर चुके हैं। जब आप 0 यूनिट बना रहे हो तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी 0 है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है ही वो, जो प्रोडक्शन है तो खर्चा है, प्रोडक्शन नहीं तो खर्चा नहीं। जैसे लकड़ी की मैं बात कर रहा था ना, एक डेस्क बनाओगे तो 100 रुपए की लकड़ी है, 2 डेस्क बनाओगे तो 200 की लकड़ी है, डेस्क नहीं बनाओगे 0, लकड़ी नहीं इस्तेमाल होगी भाई। लेकिन हेल्पर को सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। कारपेंटर एक डेस्क बनाएगा 1,000 रुपया लेगा, 2 बनाएगा 2,000 लेगा, कुछ नहीं बनाएगा 0। तो वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब आपकी एक्टिविटी यूनिट 0 तो कॉस्ट 0, जैसे यूनिट बढ़ा कॉस्ट बढ़ गई, यूनिट बढ़ा कॉस्ट बढ़ गई। स्ट्रेट लाइन की सूरत में इसका बिहेवियर हमें नजर आता है टोटल कॉस्ट का। और कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर हमें याद रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। जैसे मैं मिसाल में बार बार बोल रहा था, एक डेस्क बनाया 100 की लकड़ी, 2 डेस्क बनाया उस पर भी 100 की लकड़ी, दूसरा तीसरा बनाया उसकी भी पर यूनिट कॉस्ट 100 ही है, चौथा बनाया उसकी कॉस्ट पर यूनिट भी 100 ही है। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, ये इसका दूसरा एस्पेक्ट है। ठीक है जी, तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, 2 कॉस्ट को हमने डिस्कस किया। एनी क्वेश्चन किसी बच्चे के ज़हन में कोई सवाल यहां पे थे? हमें ये बिहेवियर अगेन ना डिफाइन करने को आएंगे ना एक्सप्लेन करने को आएंगे, हमें सवाल दिए जाएंगे जिनमें कुछ कॉस्ट फिक्स्ड हुआ करेंगी, कुछ कॉस्ट वेरिएबल हुआ करेंगी। हमें उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके मे बी कॉस्ट कैलकुलेशन का कहा जाएगा। आगे चल के भी हम इंशाअल्लाह एग्जांपल्स भी देखेंगे जिनमें इन बिहेवियर्स को यूज करते हुए कॉस्ट कंप्यूटेशन किया करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें बताया जाएगा जनवरी में हमने 5,000 यूनिट बनाए थे, इसमें इतनी फिक्स कॉस्ट कितनी वेरिएबल थी, हमारा खर्चा कितना बना ये कैलकुलेट करो, और अगर हमने फरवरी में 6,000 यूनिट बनाने हैं तो खर्चा कितना आएगा। तो हमें पता होता है भाई 5,000 बनाए 6,000 बनाए, फिक्स कॉस्ट तो बदलती नहीं है, वो तो जितनी जनवरी में थी फरवरी में उतनी ही रहेगी।
ये हमें बिहेवियर पता होगा तो ही हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। हमें, मैं फिर कह रहा हूं, मैं लिखने को डेफिनेशन नहीं आनी, फिक्स कॉस्ट डिफाइन करो, वेरिएबल कॉस्ट डिफाइन करो। हमें सवाल दिया जाएगा हम जिनमें हमें इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होगी। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी है डिफरेंट महीने, वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है डिफरेंट महीनों की। अच्छा, थर्ड कैटेगरी हमारी है सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट। बिजनेस में कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनमें कुछ हिस्सा वेरिएबल और कुछ हिस्सा फिक्स्ड होता है। दोनों ही हिस्से कुछ खर्चों में शामिल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल कोई देगा? एनी एग्जाम्पल? अपनी पर्सनल लाइफ से हम देखें तो हमारे घरों का बिजली का बिल, आप घर में बिजली इस्तेमाल ना भी करो, आपके यूनिट कंज्यूम्ड जीरो भी हो तो बिल जीरो नहीं होगा। आपकी एक्टिविटी जीरो भी है फिर भी कुछ ना कुछ बिल आए, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ फिक्स चार्जेस हैं, कोई मीटर रेंट है, कोई कनेक्शन चार्जेस है, मतलब 1000-2000 बिल आ ही जाना घरों में आपके। उसके बाद 50 रुपए पर यूनिट, जितने यूनिट इस्तेमाल करोगे 1050, 2 यूनिट इस्तेमाल किया 1100, 3 यूनिट इस्तेमाल किया 1150 एंड सो ऑन, चलता जाएगा बिल। ठीक है। सो सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। ये ग्राफ सेमी वेरिएबल टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल का है। इसका एक और ग्राफ भी बन सकता है, मैं इसी के ऊपर एक प्लॉट कर देता हूं, लेकिन इसकी कॉस्ट मुझे आप बताओगे। कुछ कॉस्ट ऐसा बिहेवियर भी शो करती हैं सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स की। कोई मुझे बच्चा बताएगा? ये जो मैंने लाल रेड लाइन ड्रॉ की है, ये भी सेमी वेरिएबल है, ये भी सेमी वेरिएबल है। इसमें बिहेवियर क्या था कि आपकी एक्टिविटी जीरो भी है तो भी खर्चा हो रहा है, ये तो फिक्स कॉस्ट की निशानी है ना। जीरो एक्टिविटी पे खर्चा होना फिक्स कॉस्ट की निशानी है, और एक्टिविटी के साथ खर्चे में इजाफा होना वेरिएबल कॉस्ट की निशानी है। तो हमने बिजली के बिल को पहचाना कि भाई बिजली का बिल सेमी वेरिएबल है, जीरो प्रोडक्शन है तो भी बिल आएगा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी बिजली इस्तेमाल होगी, फिर कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो ये तो बिजली का बिल हो गया। इसमें देखो बिहेवियर, एक्टिविटी प्रोडक्शन बढ़ रही है, कॉस्ट नहीं बढ़ रही, ये तो फिक्स कॉस्ट की निशानी है ना। प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, कॉस्ट नहीं बढ़ रही, लेकिन कुछ देर के बाद एक्टिविटी बढ़ने से कॉस्ट बढ़नी शुरू होगी। तो इसका मतलब ये जो भी कॉस्ट है इसमें कुछ देर फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर शो किया है, फिर वेरिएबल का बिहेवियर शो करना कर दिया। ये कॉस्ट कौन सी है? इससे रिलेटेड कोई मिसाल दे सकता है बच्चा? जी भाई। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, बिल्कुल ठीक है जी। आपने सेल्स का बंदा हायर किया, उसके बाद आपकी तनख्वाह है 25,000 रुपये महीना, और आपने कम से कम 1000 यूनिट्स महीने के बेचने हैं, कम से कम 1000 यूनिट बेचने हैं, तनख्वाह 25,000 रहेगी। लेकिन अगर 1000 से ऊपर यूनिट बेचोगे 20 रुपये पर यूनिट कमीशन मिलेगा। तो 1000 यूनिट तक 25,000 तनख्वाह है, लेकिन 1000 से एक यूनिट ऊपर गया 25,000 20 हो गया, 1000 से 2 यूनिट ऊपर गए और 20 बढ़ते के पैसे। सो दिस इज सेमी वेरिएबल। इसकी एक और मिसाल हमारा पोस्ट पेड, जैसे मैं अपने मोबाइल बिल की बात करूं, वो है जिसमें मुझे कहा गया जी आपने महीने का से 800 या 1000 रुपया बिल देने हैं और उसमें आपको से 20 GB डाटा फ्री है। तो 1000 रुपया बिल दे दिया, अप टू 20 GB डाटा बिल 1000 ही रहेगा। लेकिन जैसे मैं 20 GB से डाटा ज्यादा इस्तेमाल करूंगा बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसके आगे चार्जेस हैं एक्स अमाउंट पर MB या GB जो भी है। तो पोस्ट पेड मोबाइल बिल जो है ये आपका वो भी इसी ग्राफ से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। सो बहरहाल हम जो बात कर रहे थे, डिफरेंट कॉस्ट सेमी वेरिएबल बिजनेस में होती हैं। ऐसी कॉस्ट जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट्स आ जाएं उनको हम सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट कहते हैं। और सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स कॉस्ट का ग्राफ पर यूनिट भी ऐसे ही है जैसे फिक्स कॉस्ट है, लेकिन इसमें फर्क थोड़ा सा आप देख सकते हो। ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है। फिक्स कॉस्ट में जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है ये नीचे जाती जा रही है, और ये लाइन जाते जाते इसके बिल्कुल पास आ जाएगी, नीचे पास आ जाएगी। क्या कभी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जीरो हो सकती है? कभी जीरो नहीं होगी। आप 1 लाख यूनिट्स बना दोगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 5 हो जाएगी। आप 5 लाख यूनिट बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 1 रुपया हो जाएगी। आप 10 लाख यूनिट बनाओगे फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 50 पैसे हो जाएगी।
आप 20 लाख बनाओगे 25 पैसे हो जाएगी, जीरो कभी नहीं होगी, नीचे जाती जाएगी। फिक्स कॉस्ट कभी पर यूनिट जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ये जीरो लाइन के करीब पहुंच जाती है। लेकिन अगर हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को देखें तो भाई ये जीरो लाइन के करीब नहीं जाती। ये यहां पे एक वैसे निशानी के तौर पे एक बात लिखी गई है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में तो दोनों चीजें हैं ना भाई। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में तो दोनों चीजें हैं, फिक्स कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो हम जब सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों का हिस्सा शामिल है। तो आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन बढ़ा लो, वेरिएबल कॉस्ट तो सेम रहती है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में तो कोई कमी नहीं आती। तो इसके ऊपर ये समझो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है, तो सिर्फ जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है उसमें कमी आनी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो नहीं बदलती। वो हम वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर पढ़ के आए हैं, प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहती है। ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट था, ये फिक्स कॉस्ट था। फिक्स कॉस्ट का हिस्सा कम होता जा रहा है प्रोडक्शन बढ़ने से, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। ये लाइन इससे नीचे कभी नहीं जाएगी। जैसे फिक्स कॉस्ट में जीरो लाइन के करीब आ गई थी, इसी तरह इस केस में ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन के करीब आ जाती है, इसको टच करके जीरो कभी नहीं होगी। लेकिन इन शॉर्ट बिहेवियर हमने शो किया कि भाई सेमी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का बिहेवियर भी हमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आता है, डिक्लाइनिंग स्लोप नजर आती है। एनी क्वेश्चन? इनकी मजीद एक्टिविटीज इंशाअल्लाह हम देखेंगे। अभी हम जरा डेफिनेशन, एक आखिरी डेफिनेशन रहेगी हमारी, स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है जी? एग्जैक्टली, फिक्स कॉस्ट, it is set fixed cost is a cost which remains fixed over a given level of activity. हमने फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन कही थी पहले, which remains fixed for all level of activity, which remains fixed for all level of activity, या which does not change at all with the change in activity। एक ही बात है। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या है? which remains fixed over a range of activity। जैसे मैं ग्राफ को आपको एक्सप्लेन करूं, लेट्स अज्यूम ये मेरे 1000 यूनिट्स हैं, लेवल ऑफ एक्टिविटी मतलब यूनिट्स, ये मेरे 2000 यूनिट्स हैं, ये मेरे 3000 यूनिट्स हैं, ये मेरी कॉस्ट 5 लाख है, या चले मैं छोटी रखता हूँ, वैल्यू 50,000 है, ये 1 लाख है, ये 1,50,000 है। तो जब 0 से 1000 तक प्रोडक्शन है तो कॉस्ट 50,000 है। जब प्रोडक्शन 1000 से बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ के एकदम 1 लाख पे चली जाती है। तो 1001 से लेकर 2000 तक कॉस्ट मेरी 1 लाख रहेगी। फिर जैसे ही 2000 से 2001 प्रोडक्शन होगी, कॉस्ट मेरी बढ़ के 1.5 लाख चली जाती है, और 2000 से ऊपर प्रोडक्शन 3000 तक कॉस्ट 1.5 लाख में रहती है, एंड सो ऑन। दिस इज स्टेप फिक्स कॉस्ट। रेंज ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट फिक्स है, जैसे ही उस रेंज से प्रोडक्शन ज्यादा हुई कॉस्ट बढ़ गई, एंड सो ऑन। ये बिहेवियर चलता रहा। अच्छा, इसकी मिसाल हम देखना चाहें रियलिटी में, क्या मिसाल इसकी हो सकती है जी बेटा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक मिसाल दी बेटा आपने कि आपकी कोई भी प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जैसे आपके साथी ने मिसाल दी, हमारा प्लांट है, उस प्लांट की एक कैपेसिटी है, हम डेली कितने यूनिट्स बना पाएंगे या महीने के कितने यूनिट्स में बना पाएंगे। लेट्स अज्यूम हमारे प्लांट की कैपेसिटी है महीने के 1000 यूनिट बनाना, तो इसका मतलब हम 1000 यूनिट्स तक बनाना चाहते हैं, तो मेरे पास एक प्लांट काफ़ी है। लेट्स अज्यूम 50,000 मेरी एक प्लांट की डेप्रिसिएशन है। अगर मैं 1000 यूनिट्स तक बनाऊंगा तो एक प्लांट मेरे पास है, डेप्रिसिएशन 50,000 रहेगी। लेकिन अगर मेरे पास 1100 के ऑर्डर आ जाए तो क्या मेरे पास एक प्लांट जो है वो काफ़ी है? मुझे एक और प्लांट चाहिए होगा भाई। तो दूसरा प्लांट लूंगा मैं, तो साथ ही उसकी डेप्रिसिएशन 50,000 और ऐड हो जाएगी। मेरी डेप्रिसिएशन अब 2 प्लांट की चार्ज होना शुरू हो जाएगी, 1 लाख डेप्रिसिएशन हो जाएगी। इसका मतलब 1000 से ऊपर जाते ही दूसरा प्लांट चाहिए। 2000 तक प्रोडक्शन जाए, मुझे 2000 प्लांट, 2000 यूनिट तक 2 यूनिट काफ़ी हैं, 2 प्लांट काफ़ी हैं। लेकिन जैसे ही ऑर्डर मेरे 2000 से बढ़ेंगे, मुझे तीसरे प्लांट की जरूरत है। तीसरा प्लांट आएगा तो मेरी डेप्रिसिएशन 50 अरब 3, 1,50,000, तीनों की डेप्रिसिएशन, हर प्लांट की डेप्रिसिएशन 50,000 है, 1.5 लाख हो जाएगी। सो एंड सो ऑन, इसका चलता रहता है। तो अच्छा, यहां पे एक बात बेटा जहन में रखिए, रियलिटी में
मोस्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट आर स्टेप फिक्स कॉस्ट। रियलिटी में जो हमने फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन पहले स्लाइड में पढ़ी थी ना, रियलिटी में उस तरह की फिक्स कॉस्ट ना होने के बराबर एग्जिस्ट करती हैं। आप रेंट की मिसाल ले लो, 5 लाख रुपया महीना रेंट है जी, तो भाई रेंट फैक्ट्री की भी कैपेसिटी है ना, 5,000 10,000 20,000 यूनिट बना पाओगे। अब उससे भी ज्यादा प्रोडक्शन करनी है तो एक और फैक्ट्री किराए पे लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि फैक्ट्री में आपके स्पेस मिली रेंट पे, उस स्पेस में आपने मशीनरी लगाई, तो मशीनरी ज्यादा लगानी है तो एक वक्त आएगा आपको वो स्पेस काफी नहीं रहेगी, आपको मजीद स्पेस किराए पे लेनी पड़ेगी। सो रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट बट इट इज द स्टेप फिक्स कॉस्ट। आपके सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर की सैलरी फिक्स कॉस्ट होती है जी 1 लाख रुपया महीना, तो लेकिन सुपरवाइजर 10 वर्कर को ही मैक्सिमम सुपरवाइज कर सकता है। एक सुपरवाइजर एक फैक्ट्री में ही काम कर सकता है, एक सुपरवाइजर एक हॉल में ही काम कर सकता है। एक हॉल में एक सुपरवाइजर है, दूसरा हॉल किराए पे लोगे तो दूसरा सुपरवाइजर भी लेना पड़ेगा ना। अब सुपरवाइजर की सैलरी वैसे तो पर मंथ है, हमने कहा था पर मंथ, जिस कॉस्ट का ताल्लुक पीरियड से है वो फिक्स होती है, जिस कॉस्ट का ताल्लुक यूनिट से है वो वेरिएबल है। प्रोडक्शन वर्कर को दे रहे हो 1,000 रुपया पर यूनिट, वेरिएबल। सुपरवाइजर को दे रहे हो 50,000 रुपये महीना, फिक्स। किराया दे रहे हो 5 लाख रुपए महीना, फिक्स। किराया दे रहे हो 1,000 रुपया यूनिट, वेरिएबल। लेकिन फिक्स में फिर हम कहते हैं भाई इसमें स्टेप आने के चांसेस होते हैं। रियलिटी में मैंने जो आपसे बात की, रियलिटी में तकरीबन हर फिक्स कॉस्ट में स्टेप आ जाते हैं। रियलिटी में कोई भी फिक्स कॉस्ट फॉर एवर फिक्स नहीं रहती, ऑल एक्टिविटी लेवल पे फिक्स नहीं रहती। रियलिटी में ज्यादातर फिक्स कॉस्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट होती हैं जो रेंज के ऊपर फिक्स रहती हैं, और जैसे ही प्रोडक्शन उस रेंज से निकलती है स्टेप अप कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जी, एनी क्वेश्चन? हमने बाय बिहेवियर क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। ये क्या हो गया? अच्छा, हम थोड़ी सी अब कुछ एक्टिविटीज़ न्यूमेरिकल तरह देखते हैं जो अभी हमने बातें की हैं उनको लेके। हमारे पास एक इलस्ट्रेशन आ रही है 1। इलस्ट्रेशन 1, अच्छा, इलस्ट्रेशन 1 की रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। अभी हमने बिहेवियर कॉस्ट बिहेवियर पढ़ा, उसके मुताबिक हम देखते हैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, आगे चल के एडवांस कैलकुलेशन भी आएंगी। तो पहली कैलकुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट कैलकुलेट करें। हम सवाल को हमेशा रिक्वायरमेंट से पढ़ते हैं। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। एलिमेंट्स and company produces 3 products, sodium, iron and platinum. Each product requires following types of raw material. Raw material A, B and C। ये प्राइस पर केजी, बेटा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ये प्राइस पर केजी है। और ये आपके पास सोडियम में कितना केजी लगना है और आयरन में कितना केजी लगना है, प्लाटिनम। तो रॉ मटेरियल ए 10 रुपये 110 रुपये पर केजी आता है, सोडियम में 4 केजी लगता है, आयरन में 3 केजी, प्लैटिनम में 5 केजी एंड सो ऑन। ये ABC तीनों रॉ मटेरियल की कहानी है। फिर 2 टाइप्स ऑफ लेबर इज हायर्ड बाय द कंपनी। एक स्किल्ड लेबर है जिसका रेट 110 रुपये पर आवर है, और अनस्किल्ड जिसका रेट 160 रुपये पर आवर है। और ये सोडियम, आयरन और प्लैटिनम में कितने कितने घंटे लगते हैं। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर ईच यूनिट, इनडायरेक्ट मटेरियल 45 रुपये पर यूनिट है, इनडायरेक्ट लेबर 40 रुपये पर यूनिट है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 80 रुपये पर यूनिट है। ये अदर एक्सपेंसेस का हिसाब किताब हमें दे दिया गया। हमें कहा गया है कि हर प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट मेजर करें। हमें सवाल को देख के अंदाज़ा हुआ कि हर प्रोडक्ट में हमारे 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं। एक मटेरियल, लेकिन मटेरियल भी 3 तरह के, फिर दूसरा लेबर, लेबर भी 2 तरह की, और तीसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इटसेल्फ
तीन तरह के, ठीक है जी। तो ये तीन कंपोनेंट्स को लेके हमने कॉस्ट पर यूनिट मेजर करनी है। तो जनाब एक बेसिक सी कैलकुलेशन है, जरा परफॉर्म करते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ा सा अपने आप को फेमिलियराइज करें कॉस्ट की कैलकुलेशन के साथ। तीन प्रोडक्ट्स के लिए हम तीन कॉलम बनाते हैं। प्रोडक्ट्स हैं जी सोडियम, आयरन एंड प्लाटिनम, और हमारे पास मटेरियल इस्तेमाल होने हैं ए बी सी। हमारी लेबर इस्तेमाल होनी है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, और हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इस्तेमाल होने हैं जिसमें अगेन मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ये है जी कहानी, और इनके मुताबिक हमने तमाम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे हर प्रोडक्ट की कॉस्ट कंप्लीट करनी है। मटेरियल की कहानी जनाब ये आ रही है। अब ये मैं जो प्रेजेंटेशन बेटा आपके सामने रख रहा हूँ ना, ये एग्जाम के लिहाज से एक एक्सेप्टेबल प्रेजेंटेशन है। इलस्ट्रेशन 1 मैं यहाँ पे लिखूंगा जनाब, मुझे 110 रुपये के हिसाब से मटेरियल पर केजी मिलना है। सोडियम में 4 केजी, कोमा, बजाय इसके मैं हर दफ़ा 110 इंटू 4, 110 इंटू 3, 110 इंटू 5 करूँ, मैं इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये प्रेजेंटेशन मेरी एफिशिएंट है। दिस इज एक्सेप्टेबल कि भाई 110 इंटू 4 है, 110 इंटू 3 है, 110 इंटू 5 है। तो सोडियम में 440, 330 एंड 550। रॉ मटेरियल बी इसी अंदाज में 135 रुपये मल्टीप्लाइड विद 624, 624, 135 इंटू 6 जी 810 इंटू 2 270, 540। सी की बात करें तो 95 रुपीज़ पर केजी है, और 573, 573 कितना बना? 475, 665 कितना बेटा? 285। लीजिए जी, ये हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आ गई। हमने यहाँ पे जो नोट की कि सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट है। हमें केजीज बताए गए हैं। ईच प्रोडक्ट रिक्वायर्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल। हर प्रोडक्ट में ये मटेरियल चाहिए, इसका मतलब हर प्रोडक्ट के लिए अलग से 4 केजी, 6 केजी, 5 केजी चाहिए। ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो हमने हर प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। मटेरियल अब हम इसी तरह हर प्रोडक्ट की बिल्कुल सेम अंदाज में लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। स्किल्ड लेबर का रेट है 110, और आवर्स लगने हैं 1 2 4, 1 2 4, 110, 220, 440। अनस्किल्ड लेबर का रेट है 60, और आवर लगने हैं 1.5, 2 एंड 2, 90, 120, 120। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करने की बात है, जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसने प्रोडक्ट वाइज अलग-अलग नहीं बताया। इसका मतलब हर प्रोडक्ट के लिए सेम है। मटेरियल हर प्रोडक्ट का 45 रुपये है। इनडायरेक्ट लेबर हर प्रोडक्ट की 40 है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हर प्रोडक्ट का 80 है। ये सारी वेरिएबल एक्सपेंसेस थे, फिक्स कॉस्ट का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं आया। ठीक है, तो जहां पे हमें हर प्रोडक्ट का अलग-अलग खर्चा दिया था, अलग-अलग कैलकुलेट कर लिया। जहां पे उसने प्रोडक्ट में अलग-अलग जिक्र नहीं किया, इसका मतलब हम समझेंगे सब में बराबर लगनी है, एक जैसा खर्चा आना है। अब यहां से हम आसानी से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहें, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट कहें, एक ही बात है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट जी 2090, 1770,
2100। लीजिए जी, ये हमारे पास प्रोडक्ट कॉस्ट की कंप्यूटेशन की एक सिंपल एक्टिविटी आ गई। कॉस्ट, जैसे मैंने कहा, कॉस्ट बिहेवियर्स हमने जो पढ़े हैं, इनका अल्टीमेट एम है इनकी मदद से कॉस्ट एस्टिमेशन की तरफ जाना। तो उस सिलसिले में एक बेसिक सी एक्टिविटी हमने देखी। आगे चलते हैं, इंशाअल्लाह थोड़ी सी एडवांस एक्टिविटीज़ भी हमारे सामने आती जाएंगी, कैलकुलेशन की भी और क्लासिफिकेशन की भी। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये कॉस्ट क्लासिफिकेशन की एक्टिविटी है। क्लासिफाई ईच ऑफ द अबव इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। इनमें से फिक्स्ड और वेरिएबल उसने लिखा नहीं, लेकिन कहीं पे कोई सेमी वेरिएबल नजर आएगी तो हम उसकी पहचान भी कर लेंगे। यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड नजर आएगी तो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर देंगे। तो शुरू होइए जनाब, शुरू कीजिए पहली एक्टिविटी से। पहला, would use to make sofa sets cost 5,000 per sofa. This is variable. Chairs are assembled by a worker at 2,000 per chair. Variable. Company has recently hired a factory supervisor to monitor the work done by labor. He will be paid salary of 35,000. Fixed. Electricity cost is 200 per machine hour. 4 machine hours are required to manufacture one sofa. पर आवर है और अल्टीमेटली आवर्स जाके यूनिट से लिंक हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली पर यूनिट भी बन गया ना ये, तो पर यूनिट हो गया, तो ये हो गया वेरिएबल। बिल्कुल ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी वेरिएबल है। Depreciation cost of the machine used to make furniture is 10,000 per year. जी, per year depreciation है, this is fixed. The CEO of the company is paid a monthly salary of 2 lakh. Fixed. The company spends 15 lakh per year on advertisement of its products. Fixed. Salesperson is paid monthly salary of 5,000 and commission of 2%. This is semi variable या semi fixed. ठीक है जी, तो ये हमारी एक एक्टिविटी फिक्स्ड वेरिएबल के बिहेवियर की क्लासिफिकेशन की होगी। एक और एक्टिविटी इलस्ट्रेशन 3 है, ये भी मेरे ख्याल में वेरिएबल फिक्स्ड की क्लासिफिकेशन है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी, करना क्या इनके साथ? क्लासिफाई अबव एक्सपेंसेस इनटू प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। 4 कैटेगरीज में डालना है जी हमने। मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे एक्टिविटी क्लास में कर लेते हैं। प्रोडक्शन का मतलब 1, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब 2, और एडमिन का मतलब 3, और R&D का मतलब 4। ठीक है जी, ये हमारे पे कैटेगरीज हैं। अब हम पढ़ते जाते हैं, लगाते जाते हैं। डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यार ये बार बार नीचे जाकर देखना पड़ेगा, तो नीचे नहीं जाते हैं भाई। है किसी के पास? क्या है जी? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस ऑफ द कंपनीज ऑफिस, एडमिन 3 है। सेफ्टी किट्स फॉर मशीन ऑपरेटर, प्रोडक्शन 1। कमीशन ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेलिंग एडमिन। लुब्रिकेंट्स फॉर प्रोडक्शन मशीनरी 1। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर 1। मशीन ऑपरेटर सैलरीज ड्यूरिंग हॉलीडे 1। मशीन ऑपरेटर प्रोडक्शन का बंदा है, उसकी सैलरी छुट्टियों में, छुट्टियों के बगैर हर सूरत प्रोडक्शन सैलरी है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट 1। सैलरी ऑफ लेबोरेटरी रिसर्चर, रिसर्चर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, R&D है। 4। केमिकल यूज इन लेबोरेटरी, बेटा लेबोरेटरी उसने ऊपर बताया रिसर्च में इस्तेमाल होती है, तो केमिकल जो उस लेबोरेटरी में इस्तेमाल हुए वो भी रिसर्च के ही होंगे। ठीक है, अगर उसने कहा होता ना ये लेबोरेटरी क्वालिटी कंट्रोल की है,
तो हम उसको प्रोडक्शन में ले जाते। यहाँ पे उसने अभी हमने पीछे बताया लेबोरेटरी रिसर्च में है और रिसर्च में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, तो रिसर्च के बंदे की सैलरी भी R&D और केमिकल भी R&D। पेमेंट फॉर वेयर हाउस एंड फिनिश गुड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउस फिनिश गुड्स, वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है जो आपका 2 है। रॉ मटेरियल वेयर हाउस गार्ड सैलरी, रॉ मटेरियल वेयर हाउस गार्ड सैलरी प्रोडक्शन। फिनिश गुड का वेयर हाउस जो होता है उसके खर्चे आपके डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, रॉ मटेरियल के वेयर हाउस के खर्चे वो आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री कॉस्ट में ही रहते हैं जी। क्लासिफिकेशन पे हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन पे हमने चारों केसेस डिस्कस किए और उस पे हमने कुछ एक्टिविटीज भी परफॉर्म की। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब इस पूरे चैप्टर में एक तो न्यूमेरिकल एक्टिविटी वैसे ही मैंने आपको थोड़ी सी कॉस्ट की करा दी। असल जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का जो कि एग्जामिनेबल भी है, वो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो एस्पेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इस एस्पेक्ट पे हमें सवाल नहीं आता। मैं आपसे कुछ इलस्ट्रेशन डिस्कस करूंगा उस एस्पेक्ट पे, हमें एग्जाम में इस एस्पेक्ट पे सवाल नहीं आता, लेकिन ये जो कैलकुलेशन हम सीखेंगे इस कैलकुलेशन की बेस पे एक सवाल में 2 या 3 नंबर की वर्किंग आ जाती है। 2 या 3 नंबर की वर्किंग आती है। ये जो कैलकुलेशन हम आगे सीखने जा रहे हैं ये हमें एक सवाल का एक छोटा सा हिस्सा बन के आता है। हमें क्या चैलेंज है जिसको डील करने के लिए हमें ये न्यूमेरिकल एस्पेक्ट सीखना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि हमें सवाल कुछ ऐसे आते हैं जिसमें हमें कहा जाता है जनवरी में हमने 5000 यूनिट बनाए और उनका खर्चा इतना आया, तो फरवरी में हम 6000 यूनिट बनाना चाहते हैं, उनका खर्चा कितना आएगा। हमें कॉस्ट को फोरकास्ट करना है, जब फ्यूचर की कॉस्ट को एस्टिमेट करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हमें माजी की कॉस्ट के बिहेवियर पता हो। क्योंकि हमने अभी सीखा कि भाई अगर जनवरी में कोई फिक्स कॉस्ट लगी है तो जो फिक्स कॉस्ट 5000 पे है वही फिक्स कॉस्ट 6000 पे फरवरी में लगेगी। जनवरी में जो वेरिएबल कॉस्ट लगी है तो अगर जनवरी में 100 रुपया पर यूनिट है तो फरवरी में भी 100 रुपया पर यूनिट होगी, तो यूनिट बढ़ेंगे पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हो तो चैलेंज नहीं रहता, लेकिन चैलेंज तब आ जाता है जब हमें जनवरी में कुछ सेमी फिक्स कॉस्ट का इंफॉर्मेशन भी दे दी जाए। हमें बताया जाए कि भी जनवरी में फिक्स कॉस्ट 1 लाख लगी, जनवरी में वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख लगी 5000 यूनिट पे, और जनवरी में सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी 1 लाख लगी 5000 यूनिट्स पे। और बात कहा जाए फरवरी के 6000 यूनिट की कॉस्ट बताओ, तो भाई फिक्स को लेके जाना आगे फरवरी में कोई मसला नहीं है, वेरिएबल को फरवरी में ले जाना कोई मसला नहीं है, लेकिन सेमी वेरिएबल को फरवरी में कैसे लेके जाए। तो यहां पे हमें एक स्किल की जरूरत पड़ती है और वो स्किल है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से फिक्स और वेरिएबल को अलग-अलग करना। सेमी वेरिएबल कॉस्ट के हमें 2 हिस्से करने पड़ेंगे, फिर ही हम फरवरी की कॉस्ट का एस्टिमेट बना पाएंगे। एग्रीड जी, बात समझ आ गई। तो हम जो स्किल सीखने जा रहे हैं दैट विल बी यूज्ड टू सेग्रीगेट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ये टेक्निक कहलाती है जी हाइलो मेथड। हाइलो मेथड की वजह से हम फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा कर पाते हैं। हाइलो मेथड कैसे अप्लाई होता है, हाइलो मेथड की अजम्पशन है, इन अजम्पशन पे मैं तवज्जो आपकी बाद में दिलाऊंगा। पहले मैं हाइलो मेथड का स्टेप्स आपसे क्लियर कर लूं। अच्छा, ये स्टेप्स बेटा जैसे यहां पे लिखे हुए हमें ऐसे ही मेमोराइज करने हैं, अप्लाई करने के लिए, लिखने के लिए नहीं याद करने भाई, हमने अप्लाई करने के लिए इनको मेमोराइज करना है, समझना है इनको समझना भी है, उनकी एप्लीकेशन भी सीखनी है। हमें यूजुअली माजी का डेटा दिया जाता है जब भी हमें फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट के हिस्से अलहदा करने को दिए जाएंगे। जैसे ये केस है जी, हमारे पास हमें इस तरह का डेटा दिया जाता है।
जिसमें से हमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा अलहदा करने को कहा जाता है। डिफरेंट मंथ्स में कितने यूनिट्स हम बनाते रहे हैं और उन यूनिट्स पे हमारा टोटल खर्चा कितना आया है। अच्छा, यहाँ पे उसने अब वर्ड देखिए टोटल कॉस्ट का यूज़ किया है, उसने सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट नहीं लिखा। तो भाई टोटल कॉस्ट किसी भी इदारे की जब इकट्ठी करोगे उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाती हैं, फिक्स कॉस्ट भी आ जाती हैं। टोटल कॉस्ट किसी भी इदारे की जब बनाओगे, जैसे हम राइस की बात करें, इसकी हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें तो इसमें मंथली सैलरीज भी आ जाती हैं, इसमें बिजली भी आ जाती है। बिजली वेरिएबल है काफ़ी हद तक और इसमें मंथली सैलरी फिक्स है। सो फिक्स और वेरिएबल दोनों आ जाती हैं। इसका मतलब टोटल कॉस्ट में फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल हैं। इसका मतलब टोटल कॉस्ट इटसेल्फ सेमी वेरिएबल बन गई ना। रेंट में भी फिक्स्ड, बिजली में भी वेरिएबल, लेकिन टोटल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस इज सेमी वेरिएबल, क्योंकि उसमें दोनों कंपोनेंट आ गए। सेमी वेरिएबल का मतलब सिर्फ वही नहीं कि एक हमने जैसे सेल्समैन की सैलरी की बात की थी वही सेमी वेरिएबल होती है। हर वो कॉस्ट जिसमें फिक्स और वेरिएबल शामिल हो जाए वो सेमी वेरिएबल है। तो किसी भी बिजनेस की टोटल कॉस्ट हमेशा सेमी वेरिएबल होती है, ये अंडरस्टूड है। किसी भी बिजनेस की टोटल कॉस्ट हमेशा सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड होती है, ये याद रखिएगा। तो जनाब हमें पिछले 6 महीनों का डाटा, जैसे 6 महीनों का 4 महीनों का हिस्सा दे दिया जाता है और हमें कहा जाता है इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट को अलग-अलग कर लो। हम जब ये अलग-अलग कर पाएंगे तो हम किसी भी महीने की प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टिमेट करना चाहें कर लेंगे। तो जनाब हम स्टेप क्या फॉलो करते हैं, ये है जनाब हमारे पास स्टेप नंबर 1। जो डाटा आपको दिया गया है उसमें से हाईएस्ट एक्टिविटी एंड लोएस्ट एक्टिविटी एंड देयर एसोसिएटेड कॉस्ट आइडेंटिफाई कर लो। मैं चले साथ साथ अप्लाई भी करते जाते हैं। ये जो इलस्ट्रेशन हमारे पास है हम इस पे अप्लाई भी करते जाते हैं। इसमें हमारे पास हाईएस्ट एक्टिविटी कौन सी है भाई, कितना भाई, 2300। और लोएस्ट एक्टिविटी कौन सी है। सो स्टेप नंबर 1 है हाईएस्ट एक्टिविटी एंड इट्स कॉस्ट, लोएस्ट एक्टिविटी एंड कॉस्ट। यहां पे ख्याल रखना है हमने हाईएस्ट कॉस्ट और लोएस्ट कॉस्ट ही लेनी। हमने हाईएस्ट एक्टिविटी उसकी कॉस्ट, लोएस्ट एक्टिविटी उसकी कॉस्ट, ठीक है जी। ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो डिफरेंस इन द टोटल यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट मेजर करने के लिए डिफरेंस इन द टोटल कॉस्ट, अरे क्या हो गया इसको, टोटल कॉस्ट का डिफरेंस हमारा यहां पे बनता है जी 2,96,000 माइनस 2,80,000। इस डिफरेंस को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंस ऑफ द यूनिट से, और यूनिट्स का डिफरेंस है 2300 माइनस 1500। मैं एक स्टेप अगर और ऐड कर दूं यहाँ पे तो 16,000 कॉस्ट का डिफरेंस है और 800 यूनिट्स का डिफरेंस है। तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई, 20। हाइलो मेथड में हम हाईएस्ट एक्टिविटी और उसकी कॉस्ट, लोएस्ट एक्टिविटी और उसकी कॉस्ट लेते हैं। कॉस्ट के डिफरेंस को यूनिट्स के डिफरेंस से डिवाइड करें तो हमें कॉस्ट पर यूनिट मिल रही है। इसको कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इस कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, ऐसा ही है जी। 1500 यूनिट पे टोटल कॉस्ट 2,80,000, 2300 यूनिट पे टोटल कॉस्ट 2,96,000। प्रोडक्शन जब 1500 से 2300 पे जाती है तो कॉस्ट में इजाफा आ रहा है। यहां से यहां तक जो इजाफा है इसमें कौन सी कॉस्ट बदली होगी, वेरिएबल फिक्स दोनों बदली होंगी क्या, ओनली वेरिएबल। यहां पे जो फिक्स कॉस्ट है यहां पे भी फिक्स कॉस्ट सेम है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन ये है 1500 यूनिट बनाओ 2300 यूनिट बनाओ, फिक्स कॉस्ट तो सेम है। तो जो फिक्स कॉस्ट यहां पे है वही फिक्स कॉस्ट यहां पे है।
इसका मतलब ये जो कॉस्ट में इजाफा आया है 16,000 का, ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, और ये वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट्स की है? ये जो कॉस्ट में इजाफा आया 16,000 का, ये 800 इजाफी यूनिट्स बनाने की वजह से आया है। इसका मतलब ये 16,000 की जो कॉस्ट है ये 800 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, और हमने पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम होती है। तो 16,000 को 800 से डिवाइड कर दो, पर यूनिट कितनी आ गई? 20। तो जनाब हाइलो मेथड में सेकंड स्टेप में हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेजर कर लेते हैं इस सिंपल फार्मूला की मदद से। लॉजिक सेम है, जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो कॉस्ट जो बढ़ रही है, इजाफी कॉस्ट, वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। तो इजाफी वेरिएबल कॉस्ट को इजाफी यूनिट से डिवाइड कर दो तो हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। और वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहती है। 1 यूनिट बनाओ, 1500 बनाओ, 2300 बनाओ, पर यूनिट 20 रुपए है। ये बिहेवियर हम पढ़ के हैं पीछे। जब हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेजर कर ली, नेक्स्ट स्टेप फिक्स कॉस्ट डिटरमिन करने का आता है। उसके लिए हम इसमें से 2300 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें, इसमें से 1500 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें। टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दोगे तो बाकी क्या बचेगा? फिक्स कॉस्ट। ये ही हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अच्छा, यहां पे जो अहम बात यह है बेटा कि इन ही दोनों में से किसी एक को पिक करना है। ऐसा नहीं कि कोई इनमें से कोई और कॉस्ट उठा लेंगे। हाइलो मेथड हमें जो तरीका बता रहा है कि भाई जो दो आपने लेवल्स उठा लिए, अब इसके अलावा बाकी डाटा आपके लिए बेकार है, वो डाटा इस्तेमाल नहीं करना कहीं आपने। ये दो आपने वैल्यूज उठा ली हैं एक्टिविटी और कॉस्ट की, अब इनमें से ही कोई एक उठाओ। जैसे यहां पे 2,96,000 ले लो, इसमें से 2300 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, या 2,80,000 ले लो, इसमें से 1500 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, एक ही बात है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आती है भाई? 2,50,000। दोनों सूरतों में सेम आती है। किसी तीसरी वैल्यू को लेके हम फिक्स कॉस्ट मेजर नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। हाइलो मेथड में हम सीखते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट के दो हिस्से करना। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से हम पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेजर कर लेते हैं, और फिर किसी भी टोटल कॉस्ट, इन दोनों में से किसी भी टोटल कॉस्ट को लेके उसकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। तो टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट हमारी होती है वो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ही तो होती है। तो अगर टोटल कॉस्ट में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, बाकी फिक्स कॉस्ट बच जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये है जनाब हाइलो मेथड। चले, ये पता नहीं कि डब्बा आ गया बीच में भी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हाइलो मेथड के तहत हमने अलहदा चीज़ों को करना सीख लिया। हमने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना सीखा, हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी। अब मैं आपको ये अजम्पशन पे भी तवज्जो दिला दूं। ये बेसिक अजम्पशन होती है हाइलो मेथड में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल स्टे कांस्टेंट एट ऑल एक्टिविटी लेवल, और टोटल फिक्स कॉस्ट विल स्टे कांस्टेंट एट ऑल एक्टिविटी लेवल। ये दो बेसिक अजम्पशंस हैं। जब भी आप हाइलो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों कंडीशंस उस डाटा पे अप्लाई होती होंगी तो ही हाइलो अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों कंडीशंस हमारे डाटा में एग्जिस्ट करती होंगी तो ही हाइलो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी इंप्लीकेशन क्या है? अगर रियलिटी में, याद रखिएगा, रियलिटी में जरूरी नहीं वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेम रहे। रियलिटी में वेरिएबल कॉस्ट बदल भी सकती है। प्रोडक्शन बढ़ने से जरूरी नहीं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा सेम रहे। प्रोडक्शन बढ़ने से, कम होने से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल भी सकती है। कैसे भला? क्यों भला? इन्फ्लेशन या डिस्काउंट। ये भी तो रियलिटी है ना कि आप 10,000 यूनिट बना रहे हो तो 10,000 यूनिट का रॉ मटेरियल खरीद रहे हो। 20,000 बनाओगे तो 20,000 का रॉ मटेरियल खरीदोगे। ज्यादा मटेरियल खरीदोगे तो डिस्काउंट भी मिल सकता है ना भाई। आप कोशिश करोगे डिस्काउंट लेने की, तो डिस्काउंट लिया तो आपकी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदल गई। लेकिन हाइलो मेथड अभी जो हमने सीखा,
इसमें अजम्पशन यही है कि नहीं बदलती, इसमें अजम्पशन यही है कि नहीं बदलती। अगर बदलेगी तो हमें क्या करना है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इसमें अजम्पशन जो है वो यही है कि भाई आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 20 रुपए पर यूनिट फिक्स रहेगी। आप 1 यूनिट बनाओ, 2300 बनाओ, 1500 बनाओ, उसमें चेंज नहीं आएगा। इसी तरह फिक्स कॉस्ट की तो हम बात कर चुके हैं, फिक्स कॉस्ट में भी तो स्टेप आ जाता है, लेकिन हाइलो मेथड की एप्लीकेशन में हम अज्यूम कर रहे हैं कोई स्टेप नहीं है। अगर स्टेप आ जाएगा तो क्या करना है, अगर वेरिएबल कॉस्ट बदल जाएगी तो क्या करना है, ये भी हमारी डिस्कशन में आएगी इंशाअल्लाह, इस पे हम कल बात करेंगे। लेकिन फिलहाल बेसिक है कि जब भी आपने ये 3 स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, इन 3 स्टेप्स की मदद से जब भी आपने वेरिएबल फिक्स कॉस्ट को अलहदा करना है, उसके लिए जरूरी है कि ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट करती हों। अगर डाटा में ये दोनों कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फिर हमने ये 3 स्टेप कैसे परफॉर्म करने हैं, इस पे भी इंशाअल्लाह हम कल बात करेंगे। तो आज हमने बात की है इलस्ट्रेशन 4 तक, कल इंशाअल्लाह मिलेंगे, नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। और कल